दृष्टिकोण से, संक्रमित करने के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा रिस्क पर होता है, क्योंकि अलग शौचालय अगर नहीं है, अलग कमरा नहीं है, तो आप बार बार अपने परिवारिक सदस्यों से बार बार आपका इंटरेक्शन होगा और वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और अस्पताल में जो राजकीय व्यवस्था की गई है L1, L2 और L3 की, वो समस्त इलाज निःशुल्क है। तो इसलिए अस्पताल जाने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, और अगर आप अस्पताल जाते हैं तो फिर आपका जो इलाज है वो चिकित्सकों की देखरेख में होता है और आप जल्दी ही स्वस्थ होकर घर आ जाते हैं। अगर आप बिल्कुल लक्षण विहीन हैं और आपके पास अलग से व्यवस्था है कक्ष की और शौचालय की, तब आप घर पर रह करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। तभी भी हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो आपके घर पर जाएगी और आपका परीक्षण करेगी शुरू दिन, पहले दिन, और उसके बाद लगातार वो फोन से आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। और जो भी आपको, अगर आप होम आइसोलेशन में भी हैं, जो भी आपको दवाइयाँ चाहिए आपके इलाज के लिए, वो दवाइयाँ आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां 10,846 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, वहीं 2,124 लोग निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। जो डिस्चार्जेस हुए हैं उनकी कुल संख्या अब बढ़कर के 5,18,390 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत हमारा प्रदेश का इस समय 94.4 के आसपास चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर 7,848 व्यक्तियों की, कोविड संक्रमित व्यक्तियों की पिछले 9 महीने में जब से संक्रमण आया, मृत्यु हुई है। होम आइसोलेशन में अब तक कुल मिलाकर 3,15,814 लोग गए हैं और उनमें से 3,04,968 ने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। कल प्रदेश में 1,69,895 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,97,88,497 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। RT-PCR के टेस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या में अब सैंपल्स जिलों से भेजे जाते हैं और जैसा मैंने आपको बताया है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 40% टेस्ट RT-PCR के माध्यम से अवश्य हो। जो नवंबर का दूसरा पखवाड़ा था उसमें 42.5% टेस्ट जो हैं वो RT-PCR के माध्यम से किए गए थे, बाकी के एंटीजन और ट्रूनेट और सीबीनेट के माध्यम से किए गए थे। ई संजीवनी पोर्टल पर कल दिनांक 2 दिसंबर को 3,201 लोगों ने घर बैठे टेली कंसल्टेशन करके, वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर 2,45,051 लोग ये परामर्श घर बैठे प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टरों से उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से बातचीत की है और चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,68,008 इलाकों में 4,74,494 टीम दिवस के माध्यम से 2,98,55,526 घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 14,58,12,930 है। ये सर्विलांस अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां संक्रमण के प्रकरण आ रहे हों, ताकि जो लोग और संभावित संक्रमित हों या जिनमें संपर्क में आने के कारण संक्रमण की संभावना हो सकती है, उनकी खोज की जा सके और खोज करके जल्द से जल्द उनकी जांच करवाई जा सके और अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जा सके। जो लोग संक्रमित होते हैं उनके जो संपर्क में लोग होते हैं, नजदीकी संपर्क में, उनको क्वारंटाइन किया जाता है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर
संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं तो उनको भी घर के अंदर रहना चाहिए। वो होम क्वारंटाइन में वैसे लोग होते हैं। शुरू में ये जो क्वारंटाइन है वो किसी न किसी सेंटर पर किया जाता था, तो अब लोगों के दिमाग से उतर गया है कि होम क्वारंटाइन में भी हमको रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर का कोई व्यक्ति संक्रमित है तो केवल वही घर के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं है। वो तो रहेगा ही जब तक कि वो संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाता है, लेकिन जो उसके घर के सदस्य हैं उन्हें भी क्वारंटाइन में रहना है, उन्हें भी बाहर नहीं निकलना है, उन्हें भी जो दवा दी जाएगी रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए उसे उन्हें खाना है और अंदर ही रहना है। और जब उनकी टेस्टिंग हो जाएगी और जब उनका क्वारंटाइन का पीरियड पूरा हो जाएगा तभी फिर उन्हें बाहर निकलना है। वैसे तो जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो, अगर आप संक्रमित नहीं भी हैं या आपके घर में कोई क्वारंटाइन या उसका कोई मामला नहीं भी है, तो जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो घर से बाहर निकलना कोई बहुत समझदारी की बात आजकल नहीं है। और विशेष करके जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहले से बीमार व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्हें अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें संक्रमण को, तो अब आज मैं आपको 10-10 साल के एज ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं। जैसे कल मैंने आपको मॉर्टेलिटी बताई थी, वैसे इन्फेक्शन में आपको 10-10 साल के जो एज ग्रुप्स है उसके हिसाब से बता रहा हूं। जो 0 से 10 वर्ष के लोग बच्चे हैं, उनमें जो कुल संक्रमित हैं उनमें से उनका प्रतिशत 3.58% है। जो 11 से 20 वर्ष के हैं उनका प्रतिशत कुल में से 9.87% है। जो 21 से 30 वर्ष के लोग हैं, यानी युवा वर्ग के लोग जो हैं, उनका प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 25.37% है। जो 31 से 40 वर्ष के लोग हैं, इनका प्रतिशत, इनकी हिस्सेदारी 21.43% है। 41 से 50 वर्ष के लोगों का हिस्सा 16.08% है। 51 से 60 वर्ष वाले 13.30% हैं और 60 वर्ष से ऊपर वाले 10.37% हैं। ये जो हिस्सा है 60 साल से ऊपर वालों का, ये आपने गौर किया होगा, ये लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हालांकि 60 साल से ऊपर वालों की हिस्सेदारी कुल संक्रमण में 10.37% है, लेकिन अगर हम मृत्यु के आंकड़े देखेंगे तो उसमें इनकी हिस्सेदारी 45% से भी अधिक है। तो इसलिए बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुजुर्गों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। वैक्सीन पर बहुत लगातार कार्य हो रहा है, भारत सरकार के स्तर पर लगातार कार्य हो रहा है, कई वैक्सीन पर कार्य हो रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट को तैयारियां करनी है, जैसे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी लिस्टिंग करनी है, लाइन लिस्टिंग करनी है। जो लोग, क्योंकि ये जो वैक्सीन होगी इसमें जो अभी तक जानकारी है ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दी जाएगी, तो उसके लिए जो वैक्सीनेटर हो सकते हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके लिए जो कोल्ड चेन की व्यवस्था होती है, कोल्ड चेन की व्यवस्था पर निरंतर कार्य चल रहा है। जो हमारी क्षमता कोल्ड चेन की अभी 80,000 लीटर है, इसको हम बढ़ा करके 2,03,000 लीटर तक ले जा रहे हैं। लगभग 1.25 लाख लीटर और उसमें कोल्ड चेन की व्यवस्था को और बढ़ाया जा रहा है। और ये सारा काम लगातार हो रहा है। तो जब भी वैक्सीन आती है तो हम इस स्थिति में होंगे कि हम उत्तर प्रदेश में जैसे जैसी प्राथमिकता भारत सरकार बनाएगी उसके अनुसार हम लोगों को वो हम उपलब्ध करा सके। लेकिन वो तो जब वैक्सीन आएगी तब की बात है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और जब तक इसकी कोई निश्चित दवा नहीं है, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि शीतकाल में, जाड़े के समय रेस्पिरेटरी डिजीजेज बढ़ती हैं, सांस लेने की तकलीफ लोगों को बढ़ती है और इसको कोरोना वायरस जो है ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है।
इसलिए अगले कुछ समय तक 2-3 महीनों तक हम लोगों को सावधान रहना है। कल जब हम लोगों ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की तो हमने उनसे यह कहा है कि आप अगले 100 दिन का प्रोग्राम बनाएं और 100 दिन आप बिल्कुल सतर्क चौकस रह करके लोगों के सर्वेलेंस और टेस्टिंग और ट्रैकिंग करवाते रहें। तो आपसे अनुरोध है कि आप अभी बिल्कुल सावधानी बरतिए, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, दुपट्टे, गमछे से ढककर रखिए और लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाइए ताकि आप संक्रमित न हो और आपसे दूसरे व्यक्ति संक्रमित न हो। एक सूचना आपकी जानकारी में होगी, फिर भी मैं बता देता हूं कि प्रदेश में जो आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग प्राइवेट लैब्स में होती है उसके दर घटा दिए गए हैं। ये पहले 1600 रुपए की दर थी, उसको घटा करके अगर आप प्रयोगशाला को में जाकर के अपने सैंपल दे रहे हैं या कोई निजी चिकित्सालय खुद ही सैंपल लेकर के प्रयोगशाला को भेज रहा है तो इसकी दर 700 रुपए होगी। और अगर जो लेबोरेटरी है प्राइवेट, अगर वो आपके घर से जाकर के कलेक्ट करवा रहे हैं आपका सैंपल तो 900 रुपए का रेट होगा। तो ये आप सबकी जानकारी में रहे। और अंत में मैं यही कहूंगा, आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। कोई दुविधा हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। आपको जैसा बताया गया है, सरकार का ये सुझाव है, सलाह है, निर्देश है कि सभी लोग कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। प्रदेश के पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के आसपास के जिलों में कुछ संक्रमण के मामले बढ़े हैं। कुछ अन्य जनपदों में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, विशेषकर आजकल त्योहारों का समय है, शादियों का समय है, ऐसे में विशेष ध्यान रखें। सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन ये हमारे नागरिकों पर है कि वे स्वयं इस बात का ध्यान रखें कि बहुत भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक इस प्रकार के फंक्शन में पालन अवश्य हो। प्रदेश में हॉटस्पॉट की संख्या कुछ कम हुई है, 8110 आज हॉटस्पॉट हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या लगभग वही है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के कार्यक्रम तेजी से चलें, इसके लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज लगभग 3,54,000 एमएसएमई इकाइयों को, जिनमें से कि 3,24,911 नई एमएसएमई इकाइयां हैं, उन्हें 9,074 करोड़ रुपए और 29,919 पूर्व से कार्यरत एमएसएमई इकाइयों को 1,316 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। ये ऋण स्वीकृत हो गए थे, परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इनका वितरण किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ लें तो आज की तिथि तक 6,48,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,772 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। इसके साथ साथ विद्यमान 4,37,000 इकाइयों को 11,062 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। इन दोनों को मिला के लगभग वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10,80,000 से अधिक इकाइयों को ऋण वितरण हुए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और ये प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया है, वो बैंकों को भी जो लक्ष्य दिया गया है, वो कम से कम 20 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्रदान करने का है। और यदि हम लोग सफल हो जाते हैं 20 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को ऋण देने में, तो उससे हम लोग कम से कम 80 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होगा और प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने में बहुत मदद करेगा।
प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है वो दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। धान के लगभग 4,200 क्रय केंद्र खोले गए हैं। कल तक 2,245,52,000 क्विंटल धान का खरीद किसानों से की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय के दौरान की गई धान खरीद से लगभग 1.5 गुना अधिक है और लगभग 4600 करोड़ रुपए का ये धान किसानों से क्रय किया गया है। धान की क्रय में कहीं भी अगर अनियमितता पाई जा रही है तो अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। धान क्रय केंद्रों के खिलाफ भी के प्रभारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, जारी है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है प्रत्येक जिलाधिकारी को कि वे स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से धान क्रय केंद्र का प्रतिदिन निरीक्षण कराते रहें। वह ये सुनिश्चित करें कि उनके जनपद में धान की खरीद को लेकर किसी प्रकार का किसानों को कोई कष्ट न हो। इसके साथ साथ मक्का के 102 केंद्र चल रहे हैं जिनमें कि मक्का किसानों से खरीदा जा रहा है और अब तक 2,94,184 क्विंटल मक्का किसानों से खरीदा जा चुका है। ये भी पिछले साल इसी समय खरीदे गए मक्का की सबसे अधिक है। सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कृषि आधारित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित उद्योग अवस्थापना की स्थापना के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिले। धन्यवाद।